बच्चा है, यानी प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, उसकी बच्चे की डिलीवरी हो रही है, सीन बनाओ पहले अपने दिमाग में, है ना, और उसका सर बाहर आ गया है, लेकिन उसका जो कंधा है ना वो फंसा हुआ है ना, बच्चा जन्म होते समय। तो कोई भी जो है, हाँ, शोल्डर डिस्टोसिया, तो कोई भी तरीका लगा रहे हैं ना तो बच्चा बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है, फंसा हुआ है, फंसा रहेगा तो दिक्कत है ना, मदर को भी जो है पीपीएच के चांस बढ़ सकते हैं, पासवे में दिक्कत होगा तो, ठीक है, या फिर उसको जो है क्या हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है ना, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, बहुत कम और रेयर होता है, याद रखना, ये प्रैक्टिकली बहुत कम होता है। उस कंडीशन में क्या करते हैं, बच्चे को, सर को दोबारा से जो है वो मदर के एब्डोमेन में वापस कर देते हैं, वापस करने के बाद सिजेरियन सेक्शन करके बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं। समझ में आई बात? यस सर। तुमको तो है कि पढ़ चुके हो तुम। ये देखो, ये है जावा नेली मेनुअर, बच्चा बाहर आने वाला है, लेकिन क्या है, बच्चा का गर्दन फंस गया है, अब वो बाहर नहीं, गर्दन नहीं, शोल्डर फंस गया है, कंधा फंस गया है, वो बाहर नहीं आ रहा है। अब बाहर नहीं आ रहा है तो कहेंगे एक काम करो, जावा नेली, है ना, जावा, अंदर जावा, तो ये इसको अंदर भेज देंगे, अंदर भेजने के बाद देखो, ये देखो, इसको अंदर दोबारा से पुश कर देंगे और फिर सीजेरियन सेक्शन करके बच्चे को बाहर निकाल लेंगे, इसको कहते हैं जावा नेली मेनुअर। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको नॉर्थ सेट में ही मिलेगा, बाकी जो है किसी में मैनुअर अभी तक मैंने नहीं देखा है। क्लियर है भाई आप लोगों को? अमित? यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे पूछा है भाई साहब कि इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए, हमसे पूछा है नॉर्थ सेट 1 में कि इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए, ये क्या है, कस्को है, स्लिम है, डॉयन है या एलिस फोर्सेप है, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? तो हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में जब देखेंगे, पढ़ेंगे, काम करेंगे, तब तो जानेंगे ना, है ना। यस सर, ये ऑप्शन सी। यस सर, डॉयन है ना, ठीक है, तुम लोगों ने ऊपर में देख लिया डॉयन। हाँ, ये क्या है, डॉयन रिट्रैक्टर है ना। अब मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। ये हमेशा एक पहले डोएन का काम समझ लो, ठीक है। ये डोएन डिटेक्टर है, जब एब्डोमिनल सर्जरी वगैरह की जाती है तो मान लो जो है पेट फाड़ दिया गया है ना, तो पेट का जो स्किन है ना उसको एक तरफ से खींचा रहेगा, ये है ना, इसको लगा के खींच देते हैं। जो सर्जरी में गए होंगे उनको पता होगा। यस सर। हाँ, है ना, मान लो तुम्हारे एब्डोमेन को जो है इंसिजन किया गया, तो जो स्किन है वो दो पार्ट में बढ़ जाएगी ना, बीच से फाड़ दिया गया तो स्किन को पकड़ने के लिए लगाते हैं। हाँ जी, डोएन डिटेक्टर का यूज करते हैं। चलो इतनी बात तो तुम्हें पता है, फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ, है ना। ये डोएन डिटेक्टर है, ठीक है, इसको स्किन को पकड़ने के लिए एब्डोमिनल सर्जरी में काम में लेते हैं, ठीक है। देखो यही सब दिया होगा, हाथ से यूज करना है, सेल्फ यूज करना है, इसको एब्डोमिनल या पेल्विक सर्जरी में, एलएससीएस में, है ना, इसको जो है ज्यादातर यूज करते हैं ताकि अंदर में देख सके, ठीक है। देख सके का मतलब ये स्किन हटेगा तब तो दिखाई देगा। फ्लैट ब्लेड होता है, हल्का सा कर्व रहता है ये, है ना, और स्टरलाइजेशन इसका कहाँ होता है, ऑटोक्लेव में होता है ना। अगली क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि भाई डोएन डिटेक्टर का जो है वो स्टरलाइजेशन यानी साफ सफाई कैसे की जाती है, कैसे की जाती है? ऑटोक्लेव से, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली देखा था कि जो है इंडोस्कोप का और ब्रोंकोस्कोप का जो है वो स्टरलाइजेशन कैसे किया जाता है, 2% ग्लूटाल्डिहाइड। बहुत अच्छे, हाँ, 2% ग्लूटाल्डिहाइड से किया जाता है, ठीक उसी तरीके से, ठीक है। इसका जो है क्या किया जाता है, ऑटोक्लेव में रख देते हैं, ठीक है। ये डोएन डिटेक्टर है, याद रखेंगे। अब एक्चुअल क्वेश्चन एक ये था, डोएन डिटेक्टर एब्डोमिनल सर्जरी में, डोएन डिटेक्टर ऑटोक्लेव में। डोएन डिटेक्टर होता कैसा है, सीधा रहता है, हल्का कर्व रहता है। अब एक क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, डिफरेंस बिटवीन डोएन डिटेक्टर एंड डेवर डिटेक्टर, है ना। डोएन डिटेक्टर और डेवर डिटेक्टर में क्या डिफरेंस है? तो डेवर डिटेक्टर में याद रखेंगे क्वेश्चन मार्क जैसा बना रहता है ना। आपसे अगली बार जो है इमेज दे देगा डेवर डिटेक्टर का, तो आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में डेवर डिटेक्टर पूछ चुका है ना। ज्यादा कर्व देखो दिखा रहा है वो क्या है आपका, डोएन, और हल्का कर्व क्वेश्चन मार्क जहाँ पूछ रहा है वो क्या है, डेवर डिटेक्टर। डीवर है भैया, देवर डिटेक्टर नहीं है ना। देवर और ससुर डिटेक्टर नहीं है, नाम है डीवर डिटेक्टर, ठीक है। ठीक है, सुना है ना, देवर डिटेक्टर समझ में आया? यस सर। ठीक है,
क्वेश्चन मार्क बना रहेगा, है ना, बिल्कुल पता। अच्छा, ये इसके शेप का कोई जो है हमारे बॉडी का पार्ट होता है, बता सकते हो क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन मार्क की तरफ देखोगे तब बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है एसोफेगस। इसोफेगस। ऐसे कर्व नहीं रहता है इसोफेगस, कर्व रहता है वो। सर स्पाइन। स्पाइन, बहुत अच्छा है ना। स्पाइन, स्पाइनल कॉर्ड का शेप क्या होता है? ओम के शेप का जो है बना होता है ना। ओम जो है जैसे हम लोग लिखते हैं ना उस तरीके से, है ना, इसी तरीके से जो है वो डेवर रिट्रैक्टर भी रहता है ना। देखो इधर का तो देखो हैंडल स्पाइन के जैसे, और ये वाला कर्व मेन है, ये कर्व जो है वो ओम शेप का बना रहता है, ठीक है। तुम्हारे हमारे लिए ओम शेप है ना, एग्जाम के लिए ना कर्व शेप है ना, ठीक है। समझ में आया दोनों? यस सर। बहुत लेथार्जिक लग रहे हो संडे को। संडे को पढ़ो, संडे को पढ़ोगे जिंदगी में तरक्की करोगे, है ना। जो संडे को नहीं पढ़ेगा वो जो है पीछे की तरफ बढ़ेगा। हाँ, बहुत अच्छे जगह हैं सब लोग। यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत अच्छे। समझते चलिए, पढ़ते चलिए, इंजॉय करते चलिए, है ना, कि हमें कुछ ना कुछ आज मैंने सीखा, है ना। सब लोग जो है संडे को आराम कर रहे होंगे। आराम हराम है, आराम से जिंदगी में कभी आगे नहीं जा सकता है इंसान। कह रहा है ना भाई साहब इसमें कि ये कौन सी थेरेपी दी जा रही है, ये कौन सी थेरेपी दी जा रही है। एक बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें इसमें तुम पढ़ोगे ना जो तुमने ना कभी सुना है ना कभी पढ़ा है ना, लेकिन याद रखना एग्जाम में यही पूछ रहा है। ये कौन सी थेरेपी है? अमित बी पे टिक लगाया है, देखो साइकोथेरेपी। सही बताते हो सब लोग। तुम लोग को नौसेट में भेजेंगे तो लग रहा है सभी सही मार्क ही आओगी तुम। चार ही लोग बोलते हैं, यही 4 लोग पढ़ने आते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं बोलते हैं? सब लोग बोलिए। जब तक सबको कहते हैं फिर से जो बोलने वाले हैं वो बोल देते हैं, सब वाले बच जाते हैं। रंजना बताओ ये कौन सा रिफ्लेक्टर है तुम्हारा? हम नाम देखें या अब हम तुमको क्लास बताएं? बताओ, यही तो हम करते हैं बीच बीच में। रंजना बताओ, आयुषी बताओ, ये कौन, क्या लग रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, या कर रहा? सर वुंड थेरेपी। हाँ ठीक है, वुंड थेरेपी यानी कि कहीं घाव चोट वगैरह लगा है, इसको जो है वो क्या कर रहा है, वो इलाज कर रहा है ना। बट तुम देखोगे अगर तो हम लोग जो है और बताओ बताओ, किसी को कुछ लग रहा है तो स्क्रीन शॉट लेके चैट जीपीटी पे। हाँ सी सही। सी सही है। रीवार्मिंग कैसे बताओ? सर इसमें मतलब उंड नहीं है, उंड मतलब इसमें कोल्ड हुआ है उसको मतलब रिवाइव करना, इसलिए ऐसे मतलब उंड वाला दूसरा होता है, मतलब घाव होता है मतलब दूसरा कोल्ड। वुंड तो हम लोग ड्रेसिंग करेंगे ना, वुंड ड्रेसिंग है कि नहीं? उसको ड्रेसिंग ये कह रहा है थेरेपी। हाँ वो थेरेपी दे रहा है। जैसे ब्लड भी अगर मतलब क्लॉट हुआ होता है तो उससे यूज किया जाता है, और एक कोल्ड हुआ है यहाँ पे इसके लिए। अच्छा, बर्न पड़े हो ना तुम लोग? बर्न, पेशेंट जल गया है कि नहीं? कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है? सर हाइपोपोटेशियम, हाइपोकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया क्या होता है? हाइपरकैलेमिया। हाँ चलो, तो देखो बर्न में क्या होता है, हमारी स्किन जल जाती है ना, हमारी स्किन जल जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये बर्न ही है उल्टा वाला बर्न। बर्न में किस चीज से हम जलते हैं? आग लगा लेते हैं, है ना, या कोई आग लगा देता है, या कहीं हम जो है खाना वाना बनाते समय जो है वो जल जाते हैं, ठीक है। ये उसका उल्टा है फ्रॉस्ट बाइट। क्या बोलते हैं इसको? फ्रॉस्ट बाइट, यानी बर्फ से जल जाना, ठंडे से जल जाना, है ना। बहुत देर तक बर्फ अपने हाथों में रख लोगे तो क्या होगा, हाथ का सेंसेशन चला जाता है, ठीक है। तो जब कोई पेशेंट जो है, अब तुम कहोगे हम बर्फ से तो जल ही नहीं सकते सर, है ना, बर्फ हटा देंगे वहां से। तो तुम्हारे यहाँ नहीं, लेकिन और भी तो जगह है दुनिया में, है ना। तो बर्फ से जो है इंसान जब जलता है उसको कहते हैं फ्रॉस्ट बाइट, याद रखना। यानी बर्फ से इंसान को चोट लगती है, जल जाता है जब वो, उसको कहते हैं फ्रॉस्ट बाइट।
और फ्रॉस्ट बाइट की कंडीशन में जो थेरेपी देते हैं उसको कहते हैं रीवार्मिंग थेरेपी। ये गर्म पट्टी है, इसको लगा देंगे तो वहां का, जैसे अभी सुमन बता रही थी, ब्लड सर्कुलेशन सर बढ़ जाएगा। उसका ब्लड क्या होगा, वहीं जम जाएगा कि नहीं, जहाँ पे फ्रॉस्ट बाइट होगा वहां पे जो है ब्लड जम जाएगा, क्योंकि ये जमाने वाला काम करता है फ्रिज, आइस। आपको समझ में आ रही मेरी बात? ये एक आदमी है जिसको जो जला हुआ है, किस चीज से जला हुआ है, बर्फ से, है ना, ठंडी से, है ना। तो ठंडी से जब इंसान जल जाता है तो उसको जो थेरेपी हम देते हैं उसको कहते हैं रीवार्मिंग थेरेपी। जैसे आप दोनों हाथों को ऐसे बार बार रब करते हो, है कि नहीं, है ना, तो क्या करते हो, हीट जनरेट करते हो। तो आप हॉस्पिटलाइज जाओगे तो क्या करना होता है, वहां पे एक जो है वो इस तरीके का जो है वो पैकेज आता है, जिसको आप जो है पेशेंट को जहाँ पे फ्रॉस्ट बाइट हुआ है वहां पे लगा देते हो। तो क्या होता है, वहां पे वो ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन हो जाता है। समझ में आया थोड़ा थोड़ा? जी सर। चलो बताओ, फ्रॉस्ट बाइट। आयुषी बोली नहीं हो, 3-4 बार नाम लिए अभी। फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है, रंजना? नाक जाम हो गया। सर फ्रॉस्ट बाइट वो कंडीशन होते है इसमें जो भी पर्सन होता है आइस से जल जाता है ऐसे, तो इसके लिए रिवार्मिंग थेरेपी देते हैं। हाँ, बर्फ से जल जाना है ना, ठंडी चीजों से करके रखते हैं। यस सर। है ना। हाँ ठीक है, ओके। तुम लोग आज नहीं बोलोगे क्या? इसको वार्म क्लॉथ से रैप कर देते हैं। हाँ, वार्म क्लोथ से, ठीक है, बहुत बढ़िया। रंजना और आयुषी, तुम लोगों ने सुबह सुबह जो है गुटखा खा रखा है क्या दोनों ने? सर नो सर, बहुत- वॉइस ही नहीं आती है मेरी। अच्छा, आ तो रही है, कितना अच्छा आ रही है वॉइस तुम्हारी, साफ साफ, है ना। अभी आना सर स्टार्ट हुई, हम कितनी देर से आंसर कर रहे थे, वॉइस नहीं जा रही थी। कोई बात नहीं, मैसेज कर दो निकी की तरह, है ना। ऐसा तो नहीं है कि सर हमने रजनीगंधा ले लिया है ना, अब जो इम्पोर्टेंट बात होगी तब भी अब मुंह खोलेंगे हम, बीच में कुछ नहीं बोलेंगे, है कि नहीं? नो सर। हाँ, चलो, कुछ नई नई चीजें देखने को मिलेंगी, ध्यान देना इन सब चीजों पे। अभी 3 मिला तुमको, डोयन रिट्रैक्टर याद रखना, देवर को भी याद रखना। उसके साथ साथ जो है ये याद रखना, रीवार्मिंग थेरेपी है, फ्रॉस्ट बाइट की कंडीशन में दिया जाता है। चलो अगला देखते हैं। पूछ रहा है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इसका नाम पूछा है। क्या ये कोलेजन सीट है, क्या हर्नियल मेश है, या ट्रांसप्लांट गॉज है, या एब्जॉर्बल कवर सीट है, ये क्या है ना। कोलेजन सीट है क्या ये, है ना, पतला सा, या हर्नियल मेश है। हर्नियल मेश क्या होता है, अगर पेशेंट को हर्निया हो जाता है, जिसमें क्या होता है उसकी आंत बाहर निकल आती है, तो एक पैच होता है, उसको लगा दिया जाता है जिससे वो चिपक जाए और आंत दोबारा से अंदर चला जाए, है ना। या फिर ट्रांसपेरेंट गॉज है, यानी गॉज पीस जो हम लोग यूज करते हैं वो है ट्रांसपेरेंट है, यानी इधर से उधर दिखाई देने वाला। या ये ऑब्जर्वर कवर शीट है, यानी कि इसमें कोई भी जो है बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई कुछ भी लगा रहेगा, ब्लड क्लॉटिंग, ये सब इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या है ये, है ना, क्या है, किसी को पता है ये? एब्जॉर्बल कवर शीट। ओके, एब्जॉर्बल कवर शीट और ट्रांसपेरेंट गॉज, ये क्या है? चलो, ये मैं भी जो है नया देख रहा हूँ। ये है हमारा सॉरी क्या बोलते हैं, कोलेजन सीट, पहला वाला कोलेजन सीट है, ठीक है। अब कोलेजन सीट के बारे में ये पूरा मैंने डाल दिया है, इसको देख लेना क्या होता है। थोड़ा सा मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि जो है ड्रेसिंग के टाइम में जो है इसको यूज कर रहे हैं कोलेजन सीट को, ताकि जो है क्या हो, जो हवा वगैरह भी पास होते रहे साथ साथ में, और ये हल्का रहता है, आसान रहता है, जिससे जो है जल्दी जो है पेशेंट जो है वो ट्रीट हो सकता है। जो स्किन में जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वो ओपन वुंड की तरह ही, जैसे हम कहते हैं ना घाव छोड़ दो, हम लोग क्या कहते हैं कभी कभी, घाव छोड़ दो हवा लगने दो ठीक हो जाएगा। ऐसे तुमने देखा है आसपास में कहते हैं इस पे ना हैंडोप्लास्ट ना लगाओ, इसको ड्रेसिंग मत करवाओ, ऐसे ही छोड़ दो, है ना। ऐसा सुने हो, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जब एडवांस हम जगह पे जाते हैं, क्योंकि एम्स की पढ़ाई पढ़ रहे हैं हम लोग, तो वहां पे जो है कोलेजन सीट लगा देते हैं, है ना। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट की तरह ही रहेगा, अंदर का कोई, बाहर का कोई बैक्टीरिया जो है अंदर जाएगा भी नहीं, और ये जो है जल्दी क्योर भी करेगा, जो भी चीजें रहेंगी उनको एब्जॉर्ब भी करेगा, ठीक है। कोलेजन सीट, क्या काम है कोलेजन सीट का, इसमें डिस्कशन पूरा अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। बस ये रखिएगा कि ये ड्रेसिंग में यूज किया जाता है, ताकि जो है
जो बाहर से हवा भी आता रहे, ओपन वुंड में इसको यूज करते हैं, यानी जो ऐसे खुला वुंड है, ठीक है, इसमें इसको यूज, देखो इसमें लगा है ना, पता भी नहीं चलेगा और ये इसको जल्दी हील भी कर देगा, ठीक है। यस सर। अच्छा, एक ऑप्शन आता है कि दो दिया रहता है एग्जाम में कि बताइए ये क्या है, पूछता है कि बताइए ये क्या है, ये एब्रेशन है या लैक्रेशन है। एग्जाम में पूछा है पहले भी कि ये फोटो देख के बताइए कि ये क्या है, ये एब्रेशन है या लैक्रेशन है। ये दो कंफ्यूजिंग वर्ड है, जैसे डोएन रिट्रैक्टर और देवर रिट्रैक्टर कंफ्यूज करता है हम लोगों को, जैसे जॉ थ्रस्ट मैनुअर और हेड टिल चिन लिफ्ट मैनुअर कंफ्यूज करता है हम लोगों को, उसी तरीके से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, नाम है एब्रेशन और लैक्रेशन। तो हमसे पूछता है कि बताइए ये एब्रेशन है या लैक्रेशन है, ठीक है, ये एब्रेशन है या लैक्रेशन है। अब समझना कैसे, किसी को पता है क्या है ये? फोटो देख लिया आपने, जैसे छिल गया है भाई साहब, अरे जो है किसी ने दीवार में लगा दिया है और वहां से तुम्हारी स्किन हट गई है पूरी के पूरी, ये एब्रेशन है या लैक्रेशन है? लैक्रेशन, ओके। और कोई? चलो, ये एब्रेशन है। क्या है भाई साहब? ये एब्रेशन है। देखो, अगर तुम्हें कहीं चोट लग जाए, पीछे को कहीं चोट लग जाए और वहां की स्किन हट जाए, वहां की स्किन जो है पूरी तरीके से हट जाए और रेडनेस पूरा दिखाई दे, उसको हम कहते हैं एब्रेशन। क्या बोलते हैं? एब्रेशन। और किसी ने जो है चाकू, छुरी और जो है ब्लेड से जो है किसी को जो है ना काट दिया है, कोई बॉडी पार्ट, हाथ पैर, और वहां से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज lacration, that is called as lacration. So difference between abrasion and lacration, abrasion में किसी ने जो है मारा कम है और घसीटा बहुत ज्यादा है, ठीक है नहीं, that is called abrasion, है ना, छिल गया है जगह जगह, है ना। और lacration में क्या हो गया भाई साहब? lacration में खून बहुत निकल रहा है, लग गई है चोट, हो गया क्या? कट। क्या लगा है? कट। और कट लगने से जो है वो क्या हो रहा है? खून बह रहा है, दैट इज लैक्रेशन। समझ में आया? यस सर। यस सर। कभी कभी हमको लगता है ना कि हम ही पढ़ते हैं, हम ही पढ़ाते हैं, है ना। ये तो हमसे पूछा था कोलेजन शीट, हमने तुमको हर्नियल मेश बता दिया क्या होता है, ट्रांसपेरेंट गोज बता दिया, एब्जॉर्बल शीट बता दिया, और लैक्रेशन और एब्रेशन यहाँ हमको दिखा ना, तो याद आ गया, तो पूछा है इसलिए, ठीक है। समझ में आ जाएगा एब्रेशन लैक्रेशन? यस सर। यस सर। पूछ के देखते हैं, पूछ के देखते हैं। अमित, तुम्हारी लड़ाई हो गई अगर उनसे और तुम गुस्से में जो है कहोगे, तुम नहीं मानोगे तो हम अपना हाथ काट लेंगे, तुमने हाथ की नसें काट ली और बहुत ज्यादा खून बह रहा है, क्या है? लैक्रेशन। एब्रेशन सर होता है वो घिस जाता है, कोई मतलब किसी चीज में रगड़ जाना है और उसमें कट लग जाएगा। हाँ, एब्रेशन में ब्लीडिंग कम होती है। तुमने हाथ काट लिया, नसें काट ली, मैं नसें काट लूंगा, है ना, तो क्या हो जाएगा? एब्रेशन है या लैक्रेशन है? लैक्रेशन। हाँ, लैक्रेशन है ना, ठीक है, ओके। और उसके बाद अगर वो तुम कही, अरे चल तुम हाथ काटता है, तुम इधर आओ, और तुमको घसीट के जो है वहां से रोड पे लेके जाए, तो तुम्हारी बॉडी में क्या हो जाएगा? एब्रेशन। हाँ, एब्रेशन। तो तुम लैक्रेशन प्लस एब्रेशन जो है दोनों में चले जाओगे एक ही बार में, है कि नहीं? हाँ, कि अभी तुमको मैं बताता है कि नहीं। अगर जो है अगर कहीं भर्ती करवा दिया तो तुमको जो है बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, है ना, ट्रॉमा और ये सारी चीजें। बच के रहे भैया, ये सब चीजें जो है ना, जो प्लेजरेबल चीजें है ना दुनिया में, वो बहुत रिस्की भी है ना। जिसमें जो है आनंद है उसमें जो है ना दुखदाई भी है। चलो भाई साहब, टाइम है ना अभी, बहुत टाइम है अभी तो। हाँ, कह रहा है ना भाई साहब कि इस मैनुअर को देखिए, है ना, बताइए ये जो है क्या दिखाना की कोशिश कर रहा है? हाइट दिखा रहा है या एटीट्यूड दिखा रहा है या लाई दिखा रहा है या प्रेजेंटेशन दिखा रहा है? क्या दिखा रहा है? प्रेजेंटेशन, ओके। और एटीट्यूड अभी पता चलेगा ओबीजी में कि एटीट्यूड नाम का भी कोई चीज होता है जो पॉजिटिव में भी हो सकता है।
सर लाई का मीन्स क्या है? वही तो क्वेश्चन पूछा है, हम पूछे हैं तो तुम पूछने लगे हमसे। प्रेजेंटेशन है, ओके चलो ठीक है। देखो भाई साहब, ओबीजी में प्रेजेंटेशन अलग होता है, लाई अलग होता है, एटीट्यूड अलग होता है, फंडल हाइट तो तुम समझ ही रहे हो, यानी पेट कितना फूला हुआ है मदर का एब्डोमेन कितना जो है वो उसका गर्थ है ना, कहते हैं एब्डोमिनल गर्थ बोला जाता है उसको, है ना, तो वो होता है, ठीक है। और एक होता है प्रेजेंटेशन, यानी बच्चा कैसा प्रेजेंटेशन है, यानी कि सिफेलिक है या फिर पॉर्डालिक है, यानी कि सीधा बच्चा पैदा हो रहा है या उल्टा हो रहा है। उल्टा में कल तुमने देखा, कौन कौन सा उल्टा में देखा तुमने टाइप विपिन? कल तुम आए नहीं थे ना यार। यस सर, पुतलिंग था एक, हाँ कंप्लीट और इनकम्प्लीट था। फ्रंट फ्रैंक है ना। चलो ठीक है, शुक्र है तुम्हें याद है, बाकी लोगों को भी ध्यान में आ गया होगा एक बार, ठीक है। तो एक जो होता है वो प्रेजेंटेशन होता है, एक लाई होता है, बच्चा है कैसे, यानी बिल्कुल खड़ा है, सीधा है, या फिर जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, ट्रांसवर्स है, या फिर जो है बिल्कुल बीचों बीच में है, यानी एकदम से जो है वो सोया हुआ है। कैसे ये खड़ा मानेंगे इसको, थोड़ा सा जो है टिल्ट हो जाएगा दूसरे तरफ तो ट्रांसवर्स हो जाएगा लाई, और फिर कुछ जो है बीचों बीच आ जाएगा तो एकदम से जो है क्या हो जाएगा, उसका शोल्डर वाला जो है पोर्शन, नहीं जो क्या बोलते हैं उसको, कमर वाला पोर्शन है वो बाहर आने लगेगा पहले, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रेजेंटेशन है, पढ़ेंगे हम लोग इसको डिटेल में। अभी थोड़ा सा एटीट्यूड को देखेंगे, एटीट्यूड क्या होता है, ठीक है। इस जो है फोटो में एटीट्यूड दिखा रहा है, कैसे देखो, जो एटीट्यूड दिखाता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि अलग अलग टाइप से जो है बच्चा जो है वो बॉडी से बाहर आता है। एक तो तुम जानते हो वॉर्टेक्स प्रेजेंटेशन सबसे कॉमन माना जाता है, ठीक है, सबसे कॉमन माना जाता है जिसमें सर बाहर आता है, ठीक है। दूसरा होता है ब्रो प्रेजेंटेशन। ब्रो प्रेजेंटेशन का मतलब थोड़ा सा उसका सर जो है वो अंदर की तरफ रहेगा, भवे ब्रो जानते हो ना, आईब्रो। यस सर। है ना, वो पहले आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रो प्रेजेंटेशन। तीसरा होता है सिंसिपुट, है ना, सिंसिपुट में भी जो है वो जैसे ब्रो में इधर सीधा था इस तरफ से, सिंसिपुट में जो है वो बिल्कुल उल्टा साइड से रहेगा, समझ रहे हो मेरी बात को? देखो वर्टेक्स में सीधा आया और अपना सर जो है वो आसमान की तरफ कर लिया तो ब्रो हो गया, और अपना सर जो है जमीन की तरफ कर लिया तो सिंसिपुट हो गया, ठीक है, इतना याद रखो। फेस में क्या होता है, अरे अपना सर जो है बिल्कुल ऊपर की तरफ कर लिया, बिल्कुल ऊपर की तरफ, मुंह पहले बाहर आ रहा है, फेस पहले आ रहा है तो फेस प्रेजेंटेशन है, ब्रो पहले आ रहा है तो ब्रो प्रेजेंटेशन है, वर्टेक्स एरिया पहले आ रहा है तो वर्टेक्स है, सिंसिपुट पहले आ रहा है तो सिंसिपुट है। ये अलग अलग जो है वो पोजीशन जो है इसमें दिए हुए हैं ना, सबसे कॉमन जो है हमारा वर्टेक्स जो है वो होता है, ठीक है, ओके। तो ये जो है अलग अलग प्रेजेंटेशन जो है वो दिया है। देखो एटीट्यूड का मतलब होता है कि ये जो है कितने पे लाई कर रहा है, यानी इसका जो है वो कितने एरियाज को जो है वो कवर रखा है। ये जो है प्रेजेंटेशन जब भी फोटो आएगा तो उसमें जो है देखो, प्रेजेंटेशन का फोटो जब भी आएगा तो किस चीज का फोटो साथ में रहेगा? पेल्विक का। गुड, बहुत अच्छे, पेल्विक का फोटो साथ में रहेगा, ठीक है। ये एटीट्यूड को दिखा रहा है, वो जो है कितना एरियाज कवर किया हुआ है ना। बाकी डिटेलिंग में आपको जो है ये चीजें बताएंगे, है ना। एटीट्यूड पे तो ज्यादा कुछ नहीं रहता है, बस आपको प्रेजेंटेशन और लाई बता देंगे। प्रेजेंटेशन आप देख रहे हो अलग अलग, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स, दूसरा सिंसिपुट, यही याद कर लो, ब्रो और फेस, ठीक है। ये चार तरीके से सीधा वाला पैदा होता है, और कल तो तुमने उल्टा वाला देख लिया था। क्लियर है ये बात धीरे धीरे ओबीजी का? यस सर। कल तुमने उल्टा वाला देखा था, फ्रैंक था, कंप्लीट, इनकम्प्लीट और फुटलिंग था। इसी तरीके से आज सीधे में वर्टेक्स, ब्रो, सिंसिपिट और फेस है फोटो के साथ, ताकि तुम समझ पाओ कि आसमान की तरफ उसका ब्रो पहले बाहर आ रहा है, ब्रो, तो इसीलिए जो है ब्रो प्रेजेंटेशन है। ब्रो से भी ऊपर चला गया है, मुंह पहले बाहर आ रहा है, फेस प्रेजेंटेशन है, बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ किया हुआ है तो सिंसिपुट प्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसके साथ साथ नाम भी याद रखना, कंप्लीट फ्लेक्शन, पार्शियल एक्सटेंशन, इनकम्प्लीट, ओके। यस सर, ज्यादा आने लगा, टाइम हो गया क्या? थोड़ा सा पढ़ लो जी। एक पेशेंट का हिस्ट्री लिया गया हाइपरटेंशन का और एडिमा भी है उसको, है ना। लूप डायूरेटिक दे रहे हैं, यानी कौन सा डायूरेटिक लूप होता है, लूप डायूरेटिक दवा दे रहे हैं, है ना, यानी लैसिक्स दे रहे हैं। लैसिक कौन सी दवा होती है? क्रूसिफाइड।
फ्यूरोसेमाइड होता है ना। तो कह रहा है कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है वो हो सकता है, विच इलेक्ट्रोलाइट माइट ऑकर विद प्रोलॉन्ग यूज ऑफ लूप डायरेटिक। सिंपल सा क्वेश्चन, देखो उसमें कुछ जान नहीं है। कह रहा ना पेशेंट है, हाइपरटेंशन है और एडिमा है, चलो ठीक है ना, यानी इसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, एडिमा की कंडीशन भी इसको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। लूप डायरेटिक दे रहे हैं 10 दिनों से। सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि अगर लूप डायरेटिक हम 10 दिन से दे रहे हैं, यानी लूप डायरेटिक हम ज्यादा देते हैं, तो कौन सी कंडीशन हमको देखने को मिलती है ना। किसी को पता है लूप डायरेटिक का जो है वो डिसएडवांटेज क्या होता है? नहीं पता है, चलो मैं बता रहा हूँ। हाइपो हाइपोक्लेमिया। ऑप्शन बताओ, सब में हाइपो है। सर ऑप्शन सी कैलेमिया, ओके। ए हाइपर नेट्रेमिया, यानी जो है नेट्रेमिया का लेवल बढ़ जाएगा, नमक का लेवल बढ़ जाएगा बॉडी में, सोडियम, ऐसा। देखो ये बताओ, देखो थोड़ा सा समझ लो, मैं समझाना नहीं चाहता था, सोच रहा था आंसर बता के भागो। देखो सही। डी, अच्छा ठीक है, ए बी सी, ठीक है। देखो भाई डायरेटिक तुमने दिया, तो डायरेटिक का काम क्या है? बॉडी से फ्लूइड को एक्सक्रीट आउट करना। फ्लूइड को बाहर निकालेगा। हाइपरटेंशन है, ठीक है, तो हाइपरटेंशन का मरीज है, इसलिए जो है हाइपरटेंशन किस चीज से बढ़ रहा है? हाइपरटेंशन में क्या खा लेते हैं तो हाइपरटेंशन बढ़ सकता है, बताओ? सॉल्ट खा लेते हैं तो बढ़ जाता है, ठीक है। एडिमा भी हुआ है, सॉल्ट खा लेता है तो, है ना, सोडियम खा ले रहा है, सोडियम की मात्रा उसकी बॉडी में बढ़ी है तो हाइपरटेंशन बढ़ा है कि नहीं, है ना। अगर इंसान नमक ज्यादा खाता है तो हाइपरटेंशन हो जाता है, यानी सोडियम का लेवल उसकी बॉडी में बढ़ी है, इसीलिए जो है उसको हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन की कंडीशन है 10 दिन से जो है उसको दवा जो है लैसिक्स इसीलिए दिया जा रहा है ताकि जो है इसके बॉडी में सोडियम की जो है वो मात्रा नॉर्मल हो जाए या फिर बाहर निकल जाए। लेकिन 10 दिन से दे दिए हो तो हो सकता है कि वो क्या हो जाए, वो क्या हो जाए, कम हो जाए, क्योंकि 10 दिन से लगातार दे रहे हो। आई होप सो। हाइपोनेट्रीमिया है ना, नहीं दिया है, दिया है, चलो देखो कॉन्सेप्ट इसका ये है, उसके ब्लड में जो है, उसके बॉडी में जो है वो जो है वो सोडियम की मात्रा ज्यादा है। 10 दिन से लगातार हम जब उसको दे रहे हैं, क्या चीज, 10 दिन से लगातार दे रहे हैं उसको डायूरेटिक, जिसके वजह से उसका जो है सोडियम का लेवल बॉडी से भाग गया है, ठीक है, इसीलिए उसको जो कंडीशन हुई वो हाइपोनेट्रीमिया। एक ये तरीका, दूसरा तरीका ये हो गया लूप डायूरेटिक ज्यादा दिन तक दोगे तो पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगी, है ना, वो गायब कर देगा बिल्कुल से, है ना, तो नमक की कमी हो जाएगी बॉडी में, ठीक है भाई। यस सर। बहुत सारी कंडीशन आपको याद करनी पड़ेगी, है ना, तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई लूप डायरेटिक ज्यादा देने से जो है वो हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन आती है। साथ साथ में जो है वो ज्यादा इसलिए चल गया था क्योंकि हाइपरटेंशन था पेशेंट को, हाइपोनेट्रीमिया याद रखेंगे, ठीक है, ओके। बीच बीच में सरकारी सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अंजिता बताओ इसका आंसर क्या होगा? जी बीसीजी, HIV में भी दे सकते हैं बीसीजी, याद रखना, अब इससे बाहर निकलो। अब सीधे पूछ रहा है, अब ये पूछ ही नहीं रहा है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, हमने इतना पढ़ा है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, अब क्या पूछ रहा है? एक बच्चा है, आया है 6 वीक पे, उसको पहले से वैक्सीन नहीं लगा है, क्या देंगे? एक बच्चा है 9 महीने पे आया है, पास्ट में कोई वैक्सीन नहीं है, क्या देंगे? अब जो है ना दिमाग खराब कर रहा है ये, बताओ, इतना मेहनत से वो पढ़े फिर सिलेबस बदल जाता है। बताओ भाई। फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट? यस सर। तुम देखे हो ऐसा? यस सर, हॉस्पिटल में देखे हैं। ओके, हमको तो लग रहा है गाना गाने वाला है, उसमें तुम गाना गाओ, इसमें आवाज आएगा। कार्डियक रिदम, यूट्राइन रिदम, फीटल हार्ट रेट या फिर यूट्राइन एटोनी, क्या मेजर करता है ये गुलाबी कलर का जो है गोली है, इसीलिए ये जो है क्या मेजर करेगा? फीटल हार्ट रेट मेजर करेगा, है ना, ठीक है। ये देखो भाई साहब, इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। ये फीटल हार्ट रेट यानी FHR मेंटेन करता है। FHR को नापना बहुत जरूरी है। पेशेंट जो है वो
प्रेग्नेंट है, स्पेशली जो है 3rd ट्राइमेस्टर में है, बच्चा होने वाला है, FHR को रेगुलर मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है कि बच्चा लाइव है ना, ऐसा तो नहीं है कि कोई गड़बड़ी हो गई या फिर जो है बच्चा का जो है वो ग्रोथ वो उसमें क्या कहते हैं एस्फिक्सिया हो रहा है या फिर म्यूकोनियम पास कर दिया है ना। तो जैसे ही टाइम पूरा हो जाता है उस टाइम पे FHR बहुत जरूरी होता है ना। आपको हमेशा जो है टाइम टू टाइम मेजर करते रहना है, ये चेक करने के लिए कि बच्चा लाइव है ना, बच्चा जो है वो लाइव है। अगर ये चेक होते रहेगा ना तो सिजेरियन सेक्शन के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि सिजेरियन हम डर से करा लेते हैं कहीं बच्चा अंदर में जो है वो ये ना हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग डर से जल्दी जल्दी करा लेते हैं। FHR चेक होते रहेगा, बच्चे का कंडीशन पता चलते रहेगा। गुलाबी रंग का जो है अगर आपको दिख जाएगा तो समझ जाइएगा FHR चेक हो रहा है। देखिए मैंने फोटो एक और दिखा दिया है ऐसे, है ना। फीटल हार्ट रेट चेक करते हैं मदर के एब्डोमिनल गर्थ का, खास करके 3rd ट्राइमेस्टर में, ठीक है। ओके, एनोमली चेक करना होगा कि माँ के पेट में जो बच्चा है उसको कोई जेनाइटल डिफेक्ट तो नहीं है, कोई जो है वो जेनेटिक बीमारी तो नहीं है। कौन से ट्राइमेस्टर में जांच करते हैं? सेकेंड ट्राइमेस्टर। हाँ, ये चेक करते हैं कि बच्चे में किसी तरीके का कोई जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है ना। महीना पूछे तो 6ठा महीना, और अगर आपसे ट्राइमेस्टर पूछे तो 2nd ट्राइमेस्टर, ठीक है। ये गुलाबी वाली दवा के बारे में बता दोगे आप? यस सर, यस सर। गुलाबी दवा किस काम में आती है? गुलाबी दवा एक रिसेंटली जो है वो बहुत ज्यादा चलती है ना, गवर्नमेंट में तो बहुत ज्यादा है ना। कौन सी बीमारी के लिए? आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन देखे हो? नो सर। देखे भी नहीं हो? आइबुप्रोफेन नहीं देखे? सही में देखा है सर। अरे दर्द वाली दवा, दर्द वाली दवा है जी। पूरी बॉडी पर। यस। हाँ ठीक है, दर्द की दवा, ठीक है, पिंक कलर में। ओके चलो, इतना समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन जो है वो अगले दिन करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में तुमने क्या क्या देखा, समरी बताओ हमको तुम लोग। ह्यूमिडिफायर हो गया था, ये भी हो गया था, यहाँ से शुरू किए थे क्या? यहाँ से शुरू किए थे। आज हमने क्या सीखा इस पाठ में? सबसे पहले बताएंगे देवेंद्र जी, उनका नाम सबसे ऊपर आ गया है। हाँ यस सर। एक दो बात बताना है, आपने आज क्या सीखा? सर आज वो जो ट्रस्ट था हेड टिल चिन अब करके, जो ट्रस्ट जो होता है स्पाइनल कॉर्ड में, फिर हेड में कोई इंजरी हुई हो तब उसे दे सकते हैं। और हेड टिल चिन जो होता है सर, उस जैसे पेशेंट को अनकॉन्शियस या फिर ब्रीथिंग सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो सर उसको प्रोवाइड करते हैं। तो जॉ थ्रस्ट दे सकते हैं स्पाइन में इंजरी रहेगी तो? यस सर। यस सर। हाँ ओके ठीक है, ठीक है। क्योंकि हम हेड चिल टिंट लिप नहीं देते हैं, उससे जो है उसको स्पाइन में और दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। चलो विपिन बताओ तुम क्या सीखे? सर अब्रेशन और लैक्रेशन। अमित का एग्जांपल को ज्यादा सीरियस ले लिया है। हाँ चलो बताओ। ऑपरेशन में जो होता है वो छिल जाता है, उसे मतलब कम ब्लीडिंग होती है। और लैक्रेशन जो होता है कट लग जाता है चाकू से या प्लेट से, किसी चीज से, तो उसमें ज्यादा ब्लड लॉस होता है। बेड सोर में क्या होगा, एब्रेशन या लैक्रेशन? बेड सोर अगर फर्स्ट स्टेज होगा तो उसमें कौन सा स्टेज सर? कोई भी स्टेज है बेड सोर में। लास्ट वाले स्टेशन में होगा लैक्रेशन। लैक्रेशन कब? अम्ब्रेशन सर एकदम कहाँ निकलता है उसमें? सर उसमें तो बूंद दिखने लगती है। हाँ मतलब स्किन हट गया ना तो एब्रेशन ही मानो, फर्स्ट सेकंड या थर्ड में है ना, सेकंड थर्ड में। चलो ठीक ही पूछे हो, ठीक है। चलो आयुषी बताओ तुम, कुछ दूसरा बताना है, जितना पूछते जाएंगे। हाँ रुक जाओ भाई एक सेकंड, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ बोलो, तुम बोलो। वैक्सीन कौन से रूट से देते हैं और ब्लड कैंसर में देते हैं? ब्लड कैंसर अब याद रखो है ना, रूट तो मत याद रखो है ना। हाँ ब्लड कैंसर में देते हैं, और एक कुछ बताया था बीसीजी के बारे में। अच्छा बीसीजी को डाइल्यूट किससे करते हैं है ना, किस चीज से डाइल्यूट करते हैं, कौन से फ्लूइड से डाइल्यूट करते हैं? नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन।
अच्छा चलो ठीक है। और मीजल्स की अगर दवा पिला रहे कौन से रूट से डाइल्यूट करते हैं, किस पानी से डाइल्यूट करते हैं? सर बहुत दिन हो गया पढ़े हुए नहीं, चलो पता करके आना, नहीं तो तुम्हारी जिज्ञासा खत्म हो जाएगी जैसे बोलूंगा, है ना। निमोनिक के साथ बताया था, है ना, निमोनिक के साथ बताया था। हो सकता है मेरे ही नाम के इर्द गिर्द निमोनिक हो। ठीक है चलो पूनम बताओ। हाँ जी हाँ जी, पूनम बताओ क्या सीखे तुम? सोच रहे हैं हमारा नाम लेंगे कि नहीं लेंगे सर।